Hi, dear students, learners, and all my seniors and juniors who are here on this channel, who is watching me on this channel. You all are welcome here warmly. I hope you would have enjoyed all the previous videos I have created so far and uploaded. All the things I have uploaded so far, we have tried consciously to do everything to our deepest insight or level. Everything is explicit, and I want to just add the information as much it is possible from the different sources like internet, from the textbook, and all the information we have gathered already. You know that if you talk about the epistemology, it is completely the ocean. It is not completely limited to a single bucket of water. So as much as you practice of something else, you have immense knowledge of that thing. So I think that we are going to now cover block number 2 of psychopathology of BPC 014. And before this, we have already covered all the units of block number 1 of BPC 014 of psychopathology. All the parts we have covered in multiple videos, and they are in part number 1, part number 2, and so on. So far, you would have enjoyed all these videos. You can leave your own opinion in the comment box, and we would just try to work on it as much as it is possible. By then, just take care of yourself and enjoy all the parts and videos of block number 2 with all the units. Another part, now we are going to cover 1.6, acute and post-traumatic stress disorder, PTSD. एग्ज़ाम में ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है. PTSD जैसे लिखा हुआ है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. ठीक है, अब चलिए पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि एक्यूट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते क्या है. एक्यूट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गंभीर, और पोस्ट ट्रॉमेटिक का मतलब है कि सबसे पहले जानिए कि ट्रॉमेटिक का मीनिंग क्या होते हैं. मान के चलिए कोई इंसिडेंट है या कोई वायलेंस हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ, उससे आपके लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभाव पड़ा, तो उसको ट्रॉमेटिक कहा जाता है. लेकिन यहाँ पे पोस्ट कर रखा है, तो मतलब ये जो घटना आपकी होती है उसके बाद की जो बात होती है उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक की बात कही गई है. तो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो होती है स्ट्रेस होती है, और इस स्ट्रेस के कारण क्या होती है, डिसऑर्डर्स होती है. हमारे अंदर भी बहुत सारी खराबियाँ होती है. ठीक है, तो इसी कहा जाता है एक्यूट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. चलिए अब आगे चलते हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं ASD के बारे में दे रखा है कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं. तो जो गंभीर जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं जिसको ASD कहे जाते हैं इज़ ए ब्रीफ पीरियड. ये कुछ ही अवधि के लिए होते हैं, लगभग 1 महीने के लिए. यहाँ अबाउट का मीनिंग लगभग होंगे. ऑफ इंट्रूसिव रिकलेक्शंस. इसमें इंट्रूसिव रिकलेक्शंस होते हैं, मतलब आपको ऐसे ऐसी चीज़ें याद आ जाएगी जो आप याद नहीं करना चाहते हैं, तो उसी को कहा जाता है इंट्रूसिव रिकलेक्शंस. दैट इज़ फ्लैशबैक्स एंड नाइटमेयर्स. फ्लैशबैक का मतलब होता है घटना के तुरंत बाद जो आपको चीज़ें याद रहती है, स्टोरी कोई घटित होता है उससे पहले जो आपको कोई चीज़ याद आती है, या नाइटमेयर्स तो जानते ही हैं, इस तरह की घटनाएं होती है. डिसोसिएशन होता है. डिसोसिएशन का मतलब होते हैं कि आप अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं. अवॉइडेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को टालना. एंड एंग्जाइटी, और चिंता जो है ये आपके अंदर रहती है. अवॉइडेंस मतलब टाल मटोल रहती है और चिंता होती है. अकरिंग विद इन 1 month ऑफ ए ट्रॉमेटिक इंसिडेंट. और ये क्या हो रहे होते हैं, तो जो आपके अंदर जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होते हैं उनके 1 महीने के बीच जो है ये सारी घटनाएं हो रही होती है. अकर मतलब होना. ठीक है, चलिए ये तो ASD था. ASD कैसे होती है आपने देख लिया. लेकिन अब PTSD की बात करते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, जो नीचे दिया हुआ है. तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कॉजेज रेकरिंग इंट्रूसिव रिकलेक्शंस. ये कोई चीज़ को रेकर करती है, मतलब याद दिलाती है. इंट्रूसिव रिकलेक्शन मतलब अनचाहा कोई याद है, आप नहीं याद करना चाहते हैं. ऑफ एन ओवरवेलमिंग ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, मतलब
ओवरवेलमिंग ट्रॉमिक अगर इंसिडेंट होते हैं, ट्रॉमेटिक मतलब ऐसा ट्रॉमिक इंसिडेंट, ट्रॉमेटिक तो मैंने बता दिया था, इंसिडेंट या घटना जो काफ़ी व्याकुल करने वाली होती है, जो ज़्यादा उग्र करने वाली होती है, आपको हलचल पैदा करने वाली होती है, उसका एक इंट्रूसिव रिकलेक्शन होते हैं। और ये ऐसी चीज़ होती है दैट परसिस्ट मोर देन 1 मंथ, जो कि 1 महीने से अधिक बरकरार रहती है, परसिस्ट रहती है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर विद इन 1 मंथ रहती है, ध्यान दीजिएगा, और ये मोर देन 1 मंथ रहती है, ये नीचे दिया हुआ है, तो दोनों में यही अंतर है। एज वेल एज इमोशनल नमिंग एंड हाइपर एरोजल। इसमें क्या होते हैं, इमोशनल नमिंग होती है। इमोशनल नमिंग का मतलब हुआ यहाँ पर में कि आपके अंदर इमोशन तो क्रिएट होता है, लेकिन उसके बारे में आप उतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं। नमिंग का मतलब उस चीज़ के बारे में आपको उतना एहसास नहीं होता है। एंड हाइपर एरोजल का मतलब अचानक से आपके अंदर में गुस्सा बहुत तेज़ी से फूट पड़ता है। हाइपर का मतलब बहुत एक्सट्रीम जो होता है, उसको हाइपर कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि बिकॉज वल्नरेबिलिटी एंड टेम्परामेंट आर डिफरेंट, नॉट ऑल चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू ए सीवियर ट्रॉमेटिक इवेंट डेवलप ए स्ट्रेस डिसऑर्डर। कहते हैं क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी होती है और टेम्परामेंट होती है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ नाजुक होना, बहुत आसानी से मान के चलिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार, अच्छा आसानी से बीमार पड़ जाता है, तो वो वल्नरेबल टू डिजीज़ होता है। कोई घटना होने वाली है, बहुत आसानी से घटना हो जाती है, उसको वल्नरेबल कहा जाता है। मतलब बहुत आसानी से कोई चीज़ घटित होने वाला होता है, या बहुत कमज़ोर होता है, या ऐसा लगता है कि उससे कोई भी चीज़ तुरंत जो है वो इफ़ेक्ट कर जाएगा, तो उसी को वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। और टेम्परामेंट का मतलब होता है आपका स्वभाव, आप उस स्वभाव के जरिए कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, उसको टेम्परामेंट कहा जाता है। तो ये जो वल्नरेबिलिटी कहता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी और टेम्परामेंट दोनों अलग अलग होते हैं। नॉट ऑल चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू ए सीवियर ट्रॉमेटिक इवेंट डेवलप ए स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसीलिए कहते हैं सभी बच्चे अगर उसको काफ़ी गंभीर ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाते हैं, एक्सपोज कर दिए जाते हैं, मतलब उनको हो जाते हैं, तो क्या ये ज़रूरी होता है कि उनको भी स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा? कहता है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, सबके अंदर में ये चीज़ डेवलप नहीं हो पाती है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स कॉमनली एसोसिएटेड विद दीज डिसऑर्डर्स। और ट्रॉमेटिक जो इवेंट्स होती है उसमें साधारणतया ये कुछ प्रकार की डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जुड़े होते हैं। इसमें असॉल्ट होते हैं। असॉल्ट का मतलब आपके ऊपर कोई परेशानी हमला करता है, किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इसमें सेक्सुअल असॉल्ट्स भी होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन ही होगा, कि सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है कि आपको हो सकता है कि आपको आजकल जो डिजिटल मतलब सेक्स टाइप के रेप होते हैं, उसमें वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। एब्यूज़ हो सकते हैं, और कार एक्सीडेंट्स होते हैं, डॉग अटैक्स होते हैं, और इंजरीज़ होते हैं, खास करके जो बर्न होते हैं, मतलब जला दिए जाते हैं, उससे जो मतलब इंजरीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं जो यंग चिल्ड्रन होते हैं। इन यंग चिल्ड्रन डोमेस्टिक वायलेंस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कहते हैं जो यंग बच्चे होते हैं उसमें अगर घरेलू हिंसा होती है, तो घरेलू हिंसा के कारण उसके अंदर में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होते हैं उनके कारण काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। चलिए आगे चलते हैं। अब ASD के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर में जो ASD और PTSD है, इन दोनों को साथ साथ इन्होंने बताया है। तो एक्यूट जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये दोनों ही कहते हैं आपस में रिलेटेड हैं, क्लोज रिलेटेड, एंड आर डिस्टिंग्विश प्राइमरली बाय ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। जो मैंने पहले भी बताया रखा है कि जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो 1 मंथ के विदिन होता है, और जो PTSD होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, ये खास करके मोर देन 1 मंथ होते हैं। इसलिए कहा रखा है यहाँ पर में कि इसीलिए मुख्यतया जो है इन्हें अलग कर दिए जाते हैं, डिस्टिंग्विश कर दिए जाते हैं इनके सिम्टम के मतलब जो ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है, उनके कारण। जो लक्षण होती है, खास करके सिम्टम होती है ASD की, वो विदिन 1 मंथ होती है, और PTSD की मोर देन 1 मंथ होती है। ठीक है, ASD इज़ डायग्नोज्ड विद इन 1 मंथ ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। कहते हैं जब से ट्रॉमेटिक इवेंट आपको होते हैं उनके 1 महीने के भीतर जो है ASD की जो है वो मतलब जो लक्षण होते हैं उनको पहचान लिया जाता है, उसी को डायग्नोज कहा जाता है। और जो PTSD होते हैं उससे केवल 1 महीने के बाद ही कह रहा है, डायग्नोज्ड ओनली आफ्टर 1 मंथ।
इसे 1 महीने के बाद ही डायग्नोज किए जाते हैं, जब 1 महीने पास हो जाते हैं। एंड सिम्टम्स हैव परसिस्टेड, लेकिन 1 महीने के बाद भी अभी भी लक्षण जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, अभी भी परसिस्टेड रहनी चाहिए। In a few cases, onset of PTSD symptoms may be delayed months or even years after the traumatic events. कहते हैं कुछ ऐसे हालत होते हैं, केसेस होते हैं जिसमें PTSD की सिम्टम का जो आगमन है या आरंभ है, ऑनसेट है, ये हो सकता है कि महीनों जो है डिलेड हो जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 1 मंथ के बाद ही ये दिखाई पड़े, हो सकता है कई महीने भी लग जाए, या कहते हैं कि साल भर भी लग सकते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद। मैंने ट्रॉमेटिक के बारे में शुरू में ही बता रखा है, ट्रॉमेटिक क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं यहाँ पर में कि इमोशनल नमिंग एंड हाइपर एराउजल आर कॉमन। इसमें इमोशनल नमिंग और हाइपर एराउजल जो है सामान्य होते हैं। मैंने दोनों वर्ड को पहले डिफाइन कर रखा है। इमोशनल नमिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग सिम्टम्स सच एज जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट, सोशल विथड्रॉल, ए सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग नम, ए फोरशॉर्टेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। कहते हैं इमोशनल जो नमिंग होते हैं इसमें ये सारे लक्षण जो है वो शामिल होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट में आपका रुचि की कमी होना, सोसाइटी से आप जो है वो दूर रहते हैं, सोशल विड्रॉल रहते हैं। एक सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग नम है, मतलब आपका अपना जो है किसी चीज़ को फील करने का जो सेंस है वो कमज़ोर पड़ जाती है, सेंस ऑफ फीलिंग नम। ए फोरशॉर्टेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, आप फ्यूचर की उम्मीद के बारे में काफ़ी कम सोचते हैं, फोरशॉर्टेंड हो जाते हैं। दैट इज़ थिंकिंग आई विल नॉट लिव टू सी 20 ईयर्स। कहते हैं कि आप ऐसा समझ बैठते हैं कि शायद 20 वर्ष के बाद मैं नहीं जी पाऊँगा अपने आप को। हाइपर एराउजल सिम्टम इंक्लूड जिटरीनेस, और हाइपर एराउजल जो सिम्टम होते हैं उसमें जिटरीनेस शामिल होते हैं, ठीक है। एक्सरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं। डिफ़िकल्टी रिलैक्सिंग होते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। एंड डिसरप्टेड स्लीप समटाइम्स विद फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स, और आपको बार बार जो है नाइटमेयर्स, रात के सपने आते हैं, और कभी कभी आपको जो है वो सोने में परेशानी भी होती है, ठीक है, डिसरप्टिव होती है। और साथ में जो है ये जिटरीनेस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाना, या काफ़ी ज़्यादा जो है आपको जो है तनावग्रस्त होना, इसको जिटरीनेस कहा जाता है। चलिए लास्ट वाला जो लाइन है इस पैराग्राफ में कि टिपिकली चिल्ड्रन विद एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, टिपिकली दे रखे हैं कि ऐसे बच्चे जिसमें एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, आर इन ए डेज, डेज का मतलब वो मतलब आश्चर्य में होते हैं, डेज, एंड मे सीम डिसोशिएटेड फ्रॉम एवरीडे सराउंडिंग्स, ठीक है, और अपने आप को जो है रोज़मर्रा की जो माहौल है या ज़िंदगी है, सराउंडिंग्स है, उनसे अपने आप को अलग थलग समझते हैं या सीम करते हैं। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं इसमें चिल्ड्रन विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तो चिल्ड्रन ऐसे बच्चे जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, इसमें इंट्रूसिव रिकलेक्शन होते हैं। इंट्रूसिव रिकलेक्शन का मतलब होते हैं कि मैंने शुरू में बताया था कि आप मनचाहा किसी चीज़ को याद करते हैं, आप नहीं चाहते उन चीज़ों को याद करें, लेकिन वो चीज़ आपको बार बार याद आ जाती है ज़िंदगी में और परेशान करती है। दैट कॉज देम टू री एक्सपीरियंस द ट्रॉमेटिक इवेंट, और इससे क्या होता है आपके लाइफ में जो ट्रॉमेटिक इवेंट है उसको दोबारा से जो है री एक्सपीरियंस करने का कारण बनाती है। कोई घटना आपके जीवन में घट जाती है जिससे बहुत प्रभावित होते हैं, आपको बहुत त्रास हो जाते हैं, और बार बार उसी चीज़ को आप री एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये सारी जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण हो रही है। द मोस्ट ड्रामेटिक काइंड ऑफ रिकलेक्शन इज़ ए फ्लैशबैक, और इसमें जो ड्रामेटिक काइंड ऑफ रिकलेक्शन की वो है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक मतलब स्टोरी से पहले की जो घटना है उसको फ्लैशबैक कही जाती है। फ्लैशबैक में बी स्पॉन्टेनियस बट आर मोस्ट कॉमनली ट्रिगर्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद ओरिजिनल ट्रॉमा। फ्लैशबैक कभी कभी स्वैच्छिक होते हैं, अपने आप हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन साधारणतया देखा जाता है अधिकतर तो ये कुछ जो ओरिजिनल ट्रॉमा है उससे जुड़े होने के कारण जो है इसको उकसाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ट्रिगर बनती है या इसके कारण बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द साइट ऑफ ए डॉग में ट्रिगर ए फ्लैशबैक इन चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चा किसी डॉग को देख ले तो उसका जो नज़ारा है वो किसी बच्चे के अंदर में क्या होने वाला है उससे पहले जो घटना है उसको फ्लैशबैक कहा गया है, तो इसका कारण बन सकती है। मतलब ट्रिगर का मतलब कोई ना कोई चीज़ को बुरा या बैड हैपनिंग्स होने का जो है कारण बनाना।
ड्यूरिंग अ फ्लैशबैक चिल्ड्रन मे बी इन ए टेरिफाइड स्टेट। फ्लैशबैक के समय में क्या होते हैं दरमियान में, तो चिल्ड्रन जो है वो एक डरे हुए जो है अवस्था में हो सकते हैं, एंड अनअवेयर ऑफ देयर करंट सराउंडिंग्स, और उसके वर्तमान के आसपास माहौल में क्या हो रहे होते हैं उनके बारे में अवगत नहीं होते हैं। वाइल डेस्परेटली सर्चिंग फॉर ए वे टू हाइड और एस्केप, जबकि दूसरी ओर हताश होते हुए, डेस्परेटली होते हुए जो है वो अपने आप को बचाने और छिपने के लिए वो रास्ते जो है तलाश करना शुरू कर देते हैं। दे मे टेम्पररीली लूज टच विद रियलिटी एंड बिलीव दे आर इन ग्रेव डेंजर। वे जो है कुछ पल के लिए जो है वो रियलिटी से जो है टच में नहीं रहते हैं कि आखिर में वास्तव में रियलिटी क्या है, और ऐसा विश्वास कर बैठते हैं कि वे काफ़ी ज़्यादा गंभीर खतरे में हैं। ग्रेव का मतलब काफ़ी ज़्यादा गंभीर होना, ठीक है। इसके बाद जो दे रखे हैं वो कह रहे हैं कि सम जो है कुछ आगे दे रखे क्या वर्ड है, सम चिल्ड्रन हैव नाइटमेयर्स, कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनको रात के सपने होते हैं। When children re-experience the event in other ways, जब चिल्ड्रन किसी और तरीके से इवेंट का दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके विचार के, उनके जो मेंटल इमेज होती है, उनके दिमाग में क्या क्या इमेज चल रहा होता है, उनके जो यादगार चीज़ें होती है, रिकलेक्शंस होते हैं, दे रिमेन अवेयर ऑफ करंट सराउंडिंग्स, तो वे वर्तमान जो सराउंडिंग्स होते हैं उनके बारे में वे चौकन्ने होते हैं या उनके बारे में अवगत होते हैं। ऑल्दो दे में स्टिल बी ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, लेकिन फिर भी अभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस का संभावना जो है उनके अंदर में जताया जाता है। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन ए हिस्ट्री ऑफ सीवियरली फ्राइटनिंग एंड हॉरिफाइंग ट्रामा फॉलोड बाय री एक्सपीरियंसिंग इमोशनल नमिंग एंड हाइपर एरोजल। और ये जो इनकी जो डायग्नोसिस होती है, रोग के लक्षण की जो पहचान होती है खास करके, ये किस इतिहास पे आधारित है, तो इनको इस तरीके से निकाला जाता है कितना ज़्यादा फ्राइटनिंग है, कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग ट्रॉमा है। हॉरिफाइंग ट्रॉमा का मतलब हुआ कि जब डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मतलब डरावने की स्थिति में आ जाते हैं, और उसके बाद वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, री एक्सपीरियंस करते हैं, उनके अंदर में इमोशनल नमिंग क्या है, इमोशन तो हो रही है लेकिन उसके बारे में उतना ज़्यादा वो चौकन्ना नहीं है, उसके बारे में उतना ज़्यादा अवगत नहीं है, और हाइपर एरोजल कितना है, इन सभी चीज़ों को देख करके और तब डायग्नोसिस जो है की जाती है। These symptoms may be severe enough to cause impairment or distress, और ये जितने भी लक्षण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे तरीके से पर्याप्त हो सकते हैं ये इम्पेयरमेंट या डिस्ट्रेस करने के लिए। इम्पेयरमेंट तो मैंने बताया था किसी चीज़ के लायक नहीं छोड़ता है, बिल्कुल क्षति पहुंचा देता है, डिस्ट्रेस में डाल देता है, उसी को इम्पेयरमेंट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोग्नोसिस फॉर चिल्ड्रन विद एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में पहले से जो है सोच के रखना कि आखिर में आगे क्या करना है इसके लिए। तो ऐसे बच्चे जो एक्यूट जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है उनके जो प्रोग्नोसिस है इज मच बेटर देन फॉर दोज विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ऐसे बच्चे की तुलना में जिनके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उनकी तुलना में प्रोग्नोसिस करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, खास करके ऐसे बच्चों को जिसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं। बट बोथ बेनिफिट फ्रॉम अर्ली ट्रीटमेंट, लेकिन शुरुआत में ही अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, अर्ली ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो इन दोनों को इनसे लाभ मिलते हैं। सीवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा, फिजिकल इंजरीज एंड द अंडरलाइंग रेजिलियंसी ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट द फाइनल आउटकम। कहते हैं ट्रॉमा की जो गंभीरता है, फिजिकल जो इंजरीज़ है, और जो चिल्ड्रन के अंदर जो अंडरलाइंग रेजिलियंसी है, मतलब रोग की जो व्याप्तता है कि रोग कैसा है, और उसके ऊपर जो आधारित चीज़ें हैं उसको अंडरलाइंग रेजिलियंसी कहा गया यहाँ पर में, और जो फैमिली के मेंबर्स हैं ये सभी जो है अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट द फाइनल आउटकम। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं इसमें। तो पेरेंट्स हु आर ओवर प्रोटेक्टिव और हु आर एंक्शियस देमसेल्व्स मे एक्ट टू शील्ड द चाइल्ड फ्रॉम परसीव्ड थ्रेट एंड देयरबाय reduce the child's opportunity to develop adequate coping skills while reinforcing the child's avoidance tendencies। कहते हैं पेरेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या वो जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, अपने आप को चिंतित पाते हैं, वो अपने बच्चों को ढाल बना के जो है रखते हैं, मतलब उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड जो है डाल देते हैं, और पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें जो है किसी प्रकार का खतरा या परसीव थ्रेट जो है बच्चा अनुभव ना करे, और इस तरीके से जो बच्चे की जो
मतलब अपॉर्चुनिटी है, दे रखा है, चाइल्ड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एडिक्वेट कोपिंग स्किल्स, कि बच्चा जो है खुद जो है समस्याओं से जो है निपटे, उनके अंदर में पर्याप्त जो है कोपिंग स्किल्स आए। उन चीज़ों को डेवलप करने से बच्चे के अंदर कटौती हो जाती है, उनमें कमी आ जाती है। और दूसरी ओर ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, चाइल्ड्स को जो है वो मतलब किसी चीज़ में शामिल नहीं होने की जो प्रक्रिया है, इसको अवॉइडेंस टेंडेंसीज कहा गया है, उसको भी बढ़ावा दे रहे होते हैं, उनको रीइंफोर्समेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। At least one study has demonstrated that children who are anxiously attached as infants were twice as likely to develop an anxiety disorder in adolescence compared to peers who were securely attached। कहते हैं यहाँ पर में कि कम से कम एक जो अध्ययन है उसने यह दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ऐसे बच्चे, चिल्ड्रन हु वर मतलब जो बच्चे, एंक्शसली मतलब चिंतित तरीके से, इन्फेंट्स की तरह जुड़े हुए थे, attached as infants were twice as likely to develop an anxiety disorders। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं, तो उसमें संभावना बनती है, लाइकली मतलब संभावना, कि उनके अंदर में जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है वो दुगुना हो जाती है कंपेयर टू पीयर्स हु आर सिक्योरली अटैच्ड, खास करके उन साथीगण की तुलना में जो कि सिक्योरली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो कि जिसके अंदर में चिंता होती है बचपन में, उनकी तुलना में अगर ऐसे बच्चे जिनके अंदर में एंक्शसली वो अटैच्ड नहीं होते हैं इन्फेंट के रूप में, तो अगर एंक्शसली अटैच्ड नहीं है, उनके अंदर में एंक्शस नहीं है, चिंता नहीं है, तो उनके अंदर में इस रोग की संभावना दोगुना नहीं हो सकती है। लेकिन जिनके अंदर में चिंता है, उनके अंदर में जब वो ऐसे बच्चे एडोलेसेंस हो जाते हैं, 13 से 19 वर्ष के बीच होते हैं, तो ये रोग जो है दोगुना जो है वो उनके अंदर में पनपने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है आपका वो है 1.7 में ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, कि एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनका जो है इलाज कैसे किया जा सकता है, आखिर में ट्रीटमेंट क्या है। तो दी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड में कंटिन्यू इनटू एडोलेसेंस, कहते हैं एडोलेसेंस की अवस्था में भी एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर्स है चाइल्डहुड की, वो एडोलेसेंस की अवस्था में भी जारी हो सकती है, वैसे ही रह सकती है, एंड यंग एडल्टहुड, और जब वो यंग एडल्टहुड बन जाते हैं उस समय भी। लीडिंग फर्स्ट टू मैल एडेप्टिव अवॉइडेंस बिहेवियर, कहते हैं कि एडोलेसेंस में वो क्या होती है, इनके अंदर में मैल एडेप्टिव अवॉइडेंस बिहेवियर होते हैं, मतलब इनको अंदर जो है अवॉइडेंस बिहेवियर की संभावना जो है ज़्यादा होती है। मैल एडेप्टिव का मतलब होते हैं जिस चीज़ को आप अपना नहीं सकते हैं, उसके अनुकूल नहीं फिट बैठ सकते हैं, उसी को मैल एडेप्टिव जो है आपको अवॉइडेंस बिहेवियर कहा गया है। और बाद में जब ये बच्चे यंग एडल्टहुड में चले जाते हैं तो उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा चढ़ बढ़ के जो है इडियोसिंक्रेटिक थिंकिंग आ जाती है। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है एक स्ट्रेंज और अनयूजुअल जो है वो आपका थिंकिंग होता है। अनयूजुअल मतलब असाधारण तरीके से आप सोचते हैं या विचारते हैं, इसी को इडियोसिंक्रेटिक थिंकिंग कहा जाता है। हिंदी में इसको विलक्षण भी कहा जाता है, सनकीपन भी कहा जाता है। या इनके अंदर बिहेवियर होती है, कब होती है, जब ये यंग एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं तो। और एन इनएबिलिटी टू फिट इन विद ए पीयर ग्रुप, और ये क्या होती है, इनके अंदर में एक अयोग्यता को पैदा कर देती है, जिससे ये अपने पीयर ग्रुप में जो है वो जम के नहीं रह पाते हैं, अच्छे से नहीं रह पाते हैं, फिट इन विद अ पीयर ग्रुप। टिपिकली हाउएवर दिस इज़ नॉट द केस, लेकिन कहते हैं टिपिकली फिर भी यह केस नहीं होता है। केस का मतलब हमेशा ऐसा हालत नहीं होता है। एज affected children grow and have wider interaction in school and in activities with peers। कहते हैं अगर ऐसे ही बच्चे जो इस तरह का प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, अगर वो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करने लगे और अपने पीयर के साथ, साथीगण के साथ अगर एक्टिविटीज़ में भाग लेने लगे, तो दे ऑफ्टन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो उनके अंदर में क्या होते हैं, अपने पीयर्स से या साथीगण से या स्कूल में इंटरेक्शन होते हैं, उनसे उनको एक्सपीरियंस से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि वो फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं सच एज मेकिंग फ्रेंड्स एंड सक्सीडिंग एट गिवन टास्क, और जो भी उनको टास्क दिया जाता है उनको काम करने में वो सफल होना शुरू हो जाते हैं।
teachers who are aware of the needs of our anxious, shy and withdrawn children, कहते हैं ऐसे टीचर्स जो कि ओवर एंक्शस, शाय और विड्रॉन जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी ज़रूरतों से अगर वो अवगत होते हैं, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे जो होंगे अवगत होते हैं। ओवर एंक्शस मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करता है, शाय का मतलब संकोची, विड्रॉन चिल्ड्रन मतलब कोई बच्चा जो कहीं से मतलब कट-पिट के रहना चाहता है, कहीं से हट के रहना चाहता है, किसी ग्रुप में नहीं जाना चाहता है, उसे विड्रॉन चिल्ड्रन कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। आर ऑफ्टन एबल टू इंश्योर दैट दे विल हैव सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे टीचर्स जो है अक्सर इस बात को करने के लायक हो जाते हैं, इंश्योर करने के, बिल्कुल निश्चित करने के लायक हो जाते हैं कि दे विल हैव सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, कि ऐसे बच्चों के अंदर में एक सफल अनुभव होंगे और ये अनुभव क्या करेंगे, दैट हेल्प एलिविएट एंग्जाइटी, वो उनकी चिंता को जो है वो कम करने में, एलिविएट का मतलब कम करना, यहाँ पे उनकी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेडिकेशंस की ओर। तो आगे जो है वो है 1.7.1 में मेडिकेशंस के ऊपर दे रखे हैं पहला। अब मेडिकेशन में क्या है कि ये जो मेडिकेशन है आपका, इसमें है साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स इज़ बिकमिंग मोर कॉमन टुडे। कहते हैं ये जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए जो है किया जाता है बच्चों में और एडोलसेंट्स में, और ये आजकल जो है बहुत ज़्यादा कॉमन बनते जा रहे हैं। अब आप ये जान लें कि ये फार्माकोलॉजिकल, आखिर में जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते क्या है। एक्चुअली में साइकोफार्माकोलॉजिकल जो होते हैं वो होते हैं कोई ड्रग वगैरह कोई व्यक्ति लेता है और उस ड्रग के इफ़ेक्ट से जो ब्रेन पे असर पड़ता है, उसकी स्टडी को या उसके अध्ययन को फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। आगे दे रखे हैं कि बिरमहर एट ऑल 2003 इवेल्युएटेड द एफिकेसी of using fluoxetine in the treatment of a variety of anxiety-based disorder and found the medication useful। कहते हैं इन्होंने इस बात को इवेल्युएट किया कि अगर फ्लॉक्सेटिन की जो ट्रीटमेंट किया जाए, ये एक ऐसे प्रकार है एंग्जाइटी की जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर या काफ़ी ज़्यादा मददगार या एबल सिद्ध हो सकते हैं। फ्लॉक्सेटिन, ये फ्लॉक्सेटिन जो होता है वो डिप्रेशन, एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि खास करके जो आपका डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को जो है कम करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ख़ास करके जो डिसऑर्डर से संबंधित चीज़ें होती है उनको ये ख़त्म करते हैं। एंड फाउंड द मेडिकेशन यूज़फुल, और इन्होंने बिरमहर ने पाया कि इसका अगर यूज़ करते हैं फ्लॉक्सेटिन का, तो इसका मेडिकेशन करके जो है हम काफ़ी ज़्यादा इससे हम हेल्प ले सकते हैं, इसकी हम मदद ले सकते हैं। हाउएवर द कॉशंस यूज़ ऑफ मेडिकेशन इज़ एडवाइजेबल एज दिस माइट लीड टू डिपेंडेंस। फिर भी जो इस दवा का जो अगर कॉशस यूज़ करते हैं, अगर सावधानी तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये एडवाइजेबल होते हैं। एडवाइजेबल का मतलब ये सलाह के योग्य होते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो दवा है, खास करके मेडिकेशन है, वो आपको डिपेंडेंस को जन्म दे सकती है। डिपेंडेंस का मतलब होते हैं कि अगर किसी चिल्ड्रन के ऊपर ये दवा छोड़ी जाती है तो वो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स या किसी के ऊपर डिपेंड रहना सीख जाए। मेडिकेशन सच एज SSRIs often help in PTSD to reduce emotional numbing and re-experiencing of symptoms, but are less effective for hyperarousal। कहते हैं जैसे कि कुछ मेडिकेशन है, इसमें SSRIs है, ये अक्सर क्या करते हैं, PTSD को जो है वो उसमें हेल्प करता है। और ये जो PTSD होते हैं, ख़ास करके जो SSRIs होते हैं, ये इमोशनल नमिंग और ये एक्सपीरियंसिंग जो होती है सिम्टम की, उसको कम करने में हेल्प करते हैं। मैंने इमोशनल नमिंग के बारे में बता रखा है और ये एक्सपीरियंसिंग ऑफ सिम्टम के बारे में भी शुरू में बता रखा है। लेकिन कहते हैं ये जो SSRIs जैसे मेडिकेशंस होते हैं, ये लेस इफ़ेक्टिव होते हैं, बट आर लेस इफ़ेक्टिव फॉर हाइपर एराउजल। अगर हाइपर एराउजल हो जाती है, ख़ास करके एक्सट्रीमली अगर गुस्सा आता है, तो उसमें जो है इसको उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं।
आगे जो है नेक्स्ट में वो है आपका 1.7.2 में, यह है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या सब दे रखे हैं। तो कहते हैं कि बिहेवियर थेरापी प्रोसीजर्स हैव प्रूव्ड टू बी यूजफुल विद एंग्शियस चिल्ड्रन। कहते हैं बिहेवियर थेरापी की जो प्रोसीजर है ये कुछ चिंतित बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो है वो सिद्ध हो चुके हैं। सच प्रोसीजर्स इंक्लूड असर्टिवनेस ट्रेनिंग टू प्रोवाइड हेल्प विद मास्टरिंग एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज। और इस प्रकार की कुछ जो प्रोसीजर है इसमें असर्टिवनेस शामिल है। असर्टिवनेस का मतलब होता है बच्चा कुछ बोलता है तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ट्रू है, बिलीव करे कि बिल्कुल ठीक है जो भी वो बोलता है। और इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो ऐसे बच्चों को मास्टरिंग हासिल करने में जो है वो हेल्प करती है। और ये कंपटीशन वगैरह या कॉम्पिटेंस जो किसी से compete करने में जो है ये आवश्यक होते हैं, एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज होती है। एंड डिसेंसिटाइजेशन टू रिड्यूस एंग्शियस बिहेवियर। और इससे क्या होती है, जो उनकी एंग्शियस बिहेवियर होती है उनको रिड्यूस करती है, डिसेंसिटाइजेशन करती है उसके लिए। मतलब कि अगर किसी के अंदर में एंग्शियस बिहेवियर है तो उसको कमज़ोर कर देती है, उनको उस चीज़ को सोचने का मौका ही नहीं देती है, इतना वो वीक कर देती है उसको। ठीक है। कैंडल एंड हिज कलीग्स हैव रिपोर्टेड द सक्सेसफुल यूज़ ऑफ मैनुअल बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट। कहते हैं कैंडल और उनके जो साथीगण हैं उन्होंने एक सफल जो है यूज़ जो है उनको रिपोर्ट में लाया था, जो कि हाथ से संबंधित जो कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट है उस पर आधारित है। कॉग्निटिव का मतलब तो जानते ही, जो सोच समझने की जो क्षमता होती है, सोच समझने की जो प्रोसेस से नॉलेज प्राप्त करने की क्षमता होती है उसको कॉग्निटिव कहा जाता है। वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, और उन्होंने माना कि एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और वो इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होते हैं एक सकारात्मक, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कुछ ज़्यादा बल दे करके किसी चीज़ को और मजबूत करना, उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और ऐसा करके टू एनहांस कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद फियर्स, ऐसा करके क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी को जो है उसमें निपटने में मदद करते हैं या उनको बढ़ाते हैं जिससे कि डर जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। टू डील विद फियर्स फॉर चिल्ड्रन विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, खास करके ये उनके लिए होता है, ऐसे बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर आता है। ठीक है। Behavioral treatment approaches such as desensitization must be explicitly tailored to a child's particular problem। कहते हैं यहाँ पर में जो बिहेवियरल ट्रीटमेंट है खास करके ये जो अप्रोचेस है जैसे कि डिसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस है, इसे स्पष्ट रूप से जो है एक्सप्लिसिटली रूप से जो है चाइल्ड की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सूट करने के अकॉर्डिंग टू की जानी चाहिए। इसी को टेलर कहा जाता है। टेलर का मतलब होता है कोई सिचुएशन अकॉर्डिंग टू किसी चीज़ को ढालना, उसके अकॉर्डिंग टू उसको ठीक करना। यहाँ पे टेलर का मतलब वो नहीं होगा जो आप समझते हैं कपड़ा सिलने का मतलब। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर मैं कि एंड इन विवो मेथड यूजिंग रियल लाइफ, और अलग अलग मेथड के जरिए इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि रियल जो लाइफ सिचुएशन है उसको भी हम इसमें लेते हैं। ग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ एंग्जाइटी दे एरोज, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी चिंता किस तरीके से उनके अंदर आती है उन सबको भी देखा जाता है। टेंड टू बी मोर इफ़ेक्टिव दैन हैविंग द चाइल्ड इमेजिन सिचुएशन, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है साबित होते हैं उसके तुलना में जितना चाइल्ड जो है सिचुएशन के हिसाब से इमेजिन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब।